गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी एक बार लाइव चैट पर आकर बताओ कि सारा सब कुछ बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में अच्छे से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। प्लीज जल्दी जल्दी सभी की सभी बताओ एक बार, ताकि हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। प्लीज जल्दी जल्दी सभी की सभी बताओ एक बार। एक बार बता दो सभी की सभी जल्दी जल्दी। और ये भी बताओ कि अब फिलहाल में फैन की आवाज डिस्टर्ब कर रही है क्या आपको। एक बार बताओ, फैन की वॉइस डिस्टर्ब कर रही है क्या आपको। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। एक एक करके बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो सभी की सभी एक बार देखो, कल वाली जो क्लास थी उसमें हम सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और आज भी हम सेटलमेंट ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी की जो आज की क्लास है उसमें हम दो सबसे महत्वपूर्ण मॉडल हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहला मॉडल है कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। ठीक है, और दूसरा जो मॉडल है उसका नाम है सेक्टोरल मॉडल। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि हम इन दोनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेंट्रिक जो जोन थ्योरी है वो क्या होती है। इसके अलावा सेक्टोरल मॉडल क्या होता है, मतलब सेक्टोरल मॉडल और कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी के बारे में। देखो, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है जो नगरों के आकारिकी के संबंध में सबसे पहला सिद्धांत था। किसके संबंध में? नगरों के आकारिकी के संबंध में। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना ही होना चाहिए कि नगरों के आकारिकी के संबंध में सबसे पहला मॉडल कौन सा था। उसका नाम था कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। अब ये जो कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है इसके प्रतिपादक के नाम था E.W. बर्गस महोदय, जो कि कहाँ के थे? अमेरिका के समाजशास्त्री थे। ये सभी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो बर्गस महोदय थे वो अमेरिकन समाजशास्त्री थे और इन्होंने नगरों की आकारिकी का पहला सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनका जो ये सिद्धांत था वो मुख्यतः अमेरिका के शिकागो शहर के अध्ययन के ऊपर आधारित था। मतलब इनका जो सिद्धांत है वो अमेरिका के शिकागो शहर के अध्ययन क्षेत्र के ऊपर आधारित है। बर्कस महोदय का जो ये कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल है वो एक आदर्शवादी मॉडल के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, ये एक आदर्शवादी मॉडल है। कैसा है? एक आदर्शवादी मॉडल है। ये भी आपको बहुत ही सही ढंग से प्रॉपर वे में ध्यान में रखना है कि जो बर्गस महोदय का कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल है वो कैसा एक आदर्शवादी मॉडल है। इनके अनुसार किसी नगर का विस्तार केंद्र से बाहर की ओर अरीय रूप में होता है, रेडियल पैटर्न में होता है। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो इस वाले स्टेटमेंट को लेकर भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे आपको डायग्राम बनाकर बताने वाले हैं कि जो कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है उसमें जो 5 मॉडल वो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। पहला ये CBD हो गया, फिर ये दूसरा मॉडल हो गया, ठीक है, ये तीसरी पेटी हो गई, फिर इसके बाद ये चौथी पेटी हो गई और उसके बाद ये पांचवी पेटी हो गई। तो
इस तरीके से कुल मिलाकर टोटल 5 पेटियां हैं। जो कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है इसमें टोटल 5 वलय हैं। क्या है? 5 वलय हैं या कुल 5 पेटियां हैं। क्या है? कुल 5 पेटियां हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार किसी नगर का जो विस्तार है वो केंद्र से बाहर की ओर किस रूप में होता है? अर्घ्य रूप में होता है, मतलब रेडिकल पैटर्न के बेस पर होता है। ये क्या रेडिकल पैटर्न है? ये अर्घ्य रूप है, अर्घ्य रूप। ठीक है, ये जो गोलों के रूप में विकास हो रहा है इसको हम रेडिकल पैटर्न या अर्घ्य रूप कहते हैं। E.W. बर्गस महोदय के द्वारा एक किताब छापी गई जिसका नाम था द ग्रोथ ऑफ द सिटी अर्बन एरिया। ठीक है, तो ई बर्गस महोदय के द्वारा 2 सबसे महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई, जिसमें पहली किताब का नाम था द ग्रोथ ऑफ द सिटी और दूसरी किताब का नाम था अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया और द ग्रोथ ऑफ द सिटी ये दोनों की दोनों किताबें किसकी हैं? बर्गस महोदय की हैं, जो कि आपको सही ढंग से ध्यान में रखना है। इन्होंने विश्लेषण में बताया, बर्गस महोदय ने विश्लेषण में बताया, जब ये अपने मॉडल का विश्लेषण कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने बताया इन्होंने विश्लेषण में बताया कि किसी नगर का जो विस्तार है ना, बर्गस महोदय ने अपने इस सिद्धांत के विश्लेषण में बताया कि किसी नगर का विस्तार केंद्र से बाहर की ओर अर्घ्य रूप में होता है, मतलब रेडिकल पैटर्न में होता है, जिसमें सेकेंद्रीय बलों की एक श्रृंखला बन जाती है और नगर के विकास के साथ साथ, ठीक है, नगर के विकास के साथ साथ बलों का बाहर की ओर विस्तार होता रहता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया अपने इस मॉडल का, जब ये विश्लेषण कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने बताया कि जो नगर का विस्तार है वो किस तरीके से होता है? सेकेंद्रीय बलों के रूप में होता है, मतलब जो रेडिकल पैटर्न है उसके बेस पर होता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत के विश्लेषण में 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये थी, इन्होंने बताया कि जो नगर का विकास है वो सेकेंद्रीय बलों के रूप में होता है और ये एक क्रमगत तरीके से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बलों की एक श्रृंखला बन जाती है। क्या बन जाती है? बलों की एक श्रृंखला बन जाती है। बलों की एक श्रृंखला बन जाती है, जिसके बारे में भी आपको बहुत ही सही ढंग से बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। नगर केंद्र से संलग्न भाग में सर्वाधिक सेकेंद्र विपणन का होता है, मतलब जो नगरीय केंद्र है उसका जो संलग्न भाग है, मतलब जो नगरीय केंद्र है, नगरीय केंद्र से जो जुड़ा हुआ भाग है, इसमें सर्वाधिक सेकेंद्र, मतलब सबसे ज्यादा मार्केट देखने को मिलता है। मतलब नगर का जो केंद्र है और केंद्र से जो जुड़ा हुआ भाग है उसमें हमें सबसे ज्यादा मार्केट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मार्केट देखने को मिलता है, तथा दूरी के साथ साथ क्रमशः औद्योगिक भूमि प्रयोग एवं आदिवासी भूमि प्रयोग का सेकेंद्र बढ़ता जाता है। बर्गस महोदय ने बताया कि जो बाजार का जो केंद्र, नगर का जो केंद्र है, उस केंद्र का जो सटा हुआ भाग है वहां पर हमें सबसे ज्यादा व्यापारिक जो मार्केट है वो देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम इस नगरीय केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं तो हमें क्या होता है? आगे वाले एरिया में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जो औद्योगिक गतिविधि है ना, वो भी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो बर्गस महोदय ने अपने सेकेंद्रीय विलय सिद्धांत में बताया कि जो नगर का केंद्र है उसका जो सटा हुआ भाग है उसमें हमें सबसे ज्यादा मार्केट की या विपणन से संबंधित गतिविधियां देखने को मिलती है। और जो मार्केट से आगे का भाग है, मतलब जब हम केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं तो फिर हमें पहले मार्केट वाला एरिया देखने को मिलता है, मार्केट वाले एरिया से जस्ट आगे हमें क्या देखने को मिलता है? औद्योगिक भूमि उपयोग देखने को मिलता है और उसके बाद हमें अधिवास देखने को मिलते हैं। तो बर्गस महोदय का मानना था कि जो नगरीय केंद्र होता है उसके जस्ट निकट तो मार्केट देखने को मिलता है। यहां से एक आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, यहां पर आप एक डायग्राम बना सकते हो, बना लो डायग्राम। देखो ये था सीबीडी, ठीक है, ये नगरीय केंद्र है, यहां पर हमें सबसे ज्यादा मार्केट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वाले एरिया में हमें सबसे ज्यादा मार्केट देखने को मिलेंगे।
फिर इस वाले एरिया में हमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा, यहां पर हमें इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद का जो ये वाला एरिया है, इसमें हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगी, इस वाले एरिया में हमें सबसे ज्यादा मेरे प्यारे साथियों सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, अधिवास देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही सही ढंग से ध्यान में रखना है। यह बर्गस मोदी ने बताया था कि सीबीडी का जो निकटतम एरिया उसमें मार्केट देखने को मिलता है, मार्केट से सटे हुए एरिया में हमें इंडस्ट्री देखने को मिलती है, और जो इंडस्ट्री से सटा हुआ एरिया है उसमें हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उससे जो सटा हुआ एरिया उसमें हमें सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों को क्रम से जचवा सकता है वो, इनको आप अच्छे से लिख लेना नोट करके, कि यहाँ पर मैंने इसको डेस्क्रिप्टिव टैब से लिख दिया है, आप इसको डायग्राम से भी बना याद कर लेना, ताकि आपको बहुत ही इजी तरीके से ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये डायग्राम मैंने जहां तक है वो थोड़ा कंपेरेटिव इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि इन क्रियाओं को पूर्णतः पृथक नहीं किया जा सकता, जो ये एक्टिविटी है ना, इनको हम कंप्लीटली अलग नहीं कर सकते। कंप्लीटली अलग का मतलब है, जैसे ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई इस वाले एरिया में तो केवल मार्केट होगा, फिर इस वाले एरिया में केवल इंडस्ट्री होंगी, और फिर इस वाले एरिया में केवल सेटलमेंट होंगे। इस तरीके से हम इनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। इनको अलग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, संक्रमित क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की भाषा में इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। अब इकोटोन क्या होता है, देखो इकोटोन क्या होता है, जो दो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं होते। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हमें दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये जो एरिया है, जैसे मार्केट वाला हुआ, इंडस्ट्री वाला हुआ, और सेटलमेंट वाला हुआ, तो ये जो तीनों के तीनों एरिया है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो सकते। इनके बीच में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हमें दोनों फैसिलिटी देखने को मिलती है। जैसे जो ये वाला एरिया है, इसमें हमें मार्केट भी देखने को मिलेगा और इंडस्ट्री वाला एरिया भी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। जो ये वाला एरिया है, इसमें हमें इंडस्ट्री भी देखने को मिलेंगी और सेटलमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इन कार्यों की तीव्रता एवं परिणाम के आधार पर नगरीय संरचना का निर्माण किया जा सकता है। बर्गस के अनुसार नगर के केंद्र से बाहर की ओर पुरुष एवं महिला अनुपात अपराध की दर में कमी होती जाती है, तथा स्वयं के मकानों में रहने वालों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। बर्गस मोदे ने बताया कि जैसे जैसे हम नगर के सेंटर से बाहर की ओर जाएंगे तो हमें तीन सबसे ज्यादा फैसिलिटी देखने को मिलेंगी। सबसे पहली फैसिलिटी ये कि जो पुरुष महिला का जो अनुपात है वो हमें इक्वल देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर पुरुष महिला का जो अनुपात है वो नगर से केंद्र की ओर यदि हम बाहर से जाते हैं तो इसमें क्यों अलग अलग होता है। भाई जो नगर का केंद्र होता है, फिर ठीक है, इसके बाद का क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, मार्केट होता है, ठीक है। फिर इस वाले एरिया में क्या होती है, इंडस्ट्री होती है, ठीक है। और फिर इस वाले एरिया में क्या होता है, सेटलमेंट होते हैं। अब देखो यहां से क्या करते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं सेटलमेंट वाले एरिया में, तो यहां से जो पुरुष है वो काम करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, इन एरियाओं में चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो किसी भी नगर का जो केंद्र होता है उसमें सबसे ज्यादा पुरुष देखने को मिलते हैं, और जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर की ओर आते हैं तो वैसे वैसे उसी अनुपात में जो पुरुषों की संख्या वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो महिला पुरुष का जो अनुपात है उसमें किस तरीके से अंतर होता है ये समझ में आ गया। जो अपराधों की कमी है उसमें भी कमी आती जाती है। भाई जो नगर है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर अलग अलग एरिया के अलग अलग किस्म के लोग रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो भी हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगी।
ठीक है। उसके बाद का जो एरिया है, जैसे जैसे हम आगे की ओर जाते जाते हैं, जैसे गांव में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो गांव में जो आपराधिक गतिविधियां वो हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, स्वयं के मकानों में रहने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। भाई जो नगरों में रह रहे हैं वो तो रेंट पर रह रहे हैं, ठीक है, जो नगरों में रह रहे हैं वो तो रेंट पर रह रहे हैं, लेकिन जो नगरों से बाहर रह रहे हैं मतलब अधिवासों में रह रहे हैं वो अपने खुद के मकानों में रह रहे हैं। तो नगरों में जो नगर का केंद्र है वहां पर रेंट पर रहने वालों की संख्या ज्यादा होती है, वही नगर से जो बाहर का एरिया होता है वहां पर अपने खुद के मकानों में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इतना आपको मोटा मोटा समझ में आ ही गया होगा। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखो वो बिल्कुल सेम पैटर्न हो गया कि भाई सबसे पहले क्या है, देखो ये बाजार है, ठीक है, ये वाला एरिया बाजार का हो गया, फिर भी ये वाला एरिया इंडस्ट्री का हो गया, और फिर ये वाला एरिया आवास का हो गया। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से पैटर्न बदलता जा रहा है। बाजार हो गया, उद्योग हो गया, आवास हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से ये चल रहा है। जो यहाँ पर बने इसको डायग्राम से भी समझा दिया, अब आपको ये डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इस सिद्धांत को चार संदर्भों के आधार पर समझाया गया है। जो ये सिद्धांत है, जो कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी का जो मॉडल है, इसको टोटली चार संदर्भों के आधार पर समझाया गया है। अब इसमें चार संदर्भ, पहला है आवासीय क्षेत्र, दूसरा है पूरकता, तीसरा है विनिर्माण सुविधाएं, और चौथा है वाणिज्यिक सुविधाएं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल है इसको इन चार संदर्भों के आधार पर समझाया गया है। पहला आवासीय क्षेत्र है, दूसरा पूरकता है, तीसरा विनिर्माण सुविधाएं हैं, और चौथा वाणिज्यिक सुविधाएं हैं। तो ये आपको सही ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं हम। उपयुक्त आधारों पर बर्गस ने एक केंद्र के चारों ओर सेकेंडरी वलों की बात की। तो जो बर्गस बोधे ने जो केंद्र है, मतलब जो नगर का केंद्र है उसके चारों तरफ जो वलय बताए हैं, उन वलय को डिवाइड करने में इन्होंने इन चार आधारों का उपयोग किया था। भाई यहां से क्वेश्चन बन सकता है अलग ही टाइप का कि कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल में बर्गस बोधे ने नगरों को टोटल पांच वैल्यू में डिवाइड किया था, तो इन्होंने किसके आधार पर पांच वैल्यू में डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये चार आधार हैं जिनके आधार पर इन्होंने पांच वैल्यू बनाए थे, जिसमें सबसे पहला इन्होंने बनाया था सीबीडी। ठीक है, सीबीडी सबसे पहला बनाया था। जैसे मैं ये बना रहा हूं, तीन, चार, और ये पांचवा हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हो गया। अब ये जो पहला है इसमें सीबीडी है। दूसरा जो क्षेत्र है, मतलब दूसरा जो वलय है, इसको हम क्या कहेंगे, संक्रमण मतलब अर्बन ब्लाइट बोलेंगे। इसको हास का क्षेत्र भी कह सकते हैं, इसको सम्मिलन का क्षेत्र भी कह देते हैं, और इसको छोड़े का क्षेत्र भी कह देते हैं। ठीक है, तो छोड़े का क्षेत्र बोल दो, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ डिस्कार्ड बोल दो, जोन ऑफ एली एसिमिलेशन बोल दो, या जोन ऑफ डेसी बोल दो। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इसी के उपनाम है। तो इसके जो संक्रमण क्षेत्र, इसके टोटल चार नाम हो गए। पहला संक्रमण क्षेत्र हो गया, दूसरा सम्मिलन क्षेत्र हो गया, हास का क्षेत्र हो गया, या फिर छोड़े का क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा होता है, यह होता है वर्किंग क्लास जोन। क्या होता है, वर्किंग क्लास जोन होता है, और ये निम्न आय वर्ग का क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके बाद रेजिडेंशियल जोन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं उच्च आय वर्गीय क्षेत्र, और उसके बाद में आता है कम्युनिटी जोन, जिसको हम अभिगमनकर्ताओं का या दैनिक अभिगमनकर्ताओं का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसके उपनाम मैंने आगे भी लिख रखे हैं, क्योंकि ये जो वलय हैं इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे यहां से भी आप समझ सकते हो,
यहां से इसको समझ सकते हो अच्छे से कि जो पहला जोन है उसको हम सीबीडी कहेंगे, दूसरे वाले को संकरबद्ध क्षेत्र कहेंगे, तीसरे वाले को हम श्रमिक वर्ग का या कार्यशील वर्ग का क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद जो चौथा वाला वलय है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसको श्रमिक वर्ग या कार्यशील वर्ग का क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद का जो अगला वाला क्षेत्र है उसको हम अभिगमनकर्ताओं का क्षेत्र कहेंगे। इससे पहले मैंने जो आपको लिखवाया था, यहाँ पर मैंने लिखवाया था आपको जो तीसरा है वर्किंग क्लास जोन, तो यहाँ पर आप कर लो एक बार, जो महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मध्यम है। ठीक है, ये मध्यम है, महत्वपूर्ण को काटकर मध्यम कर लो, क्योंकि महत्वपूर्ण कोई जोन नहीं होता, मध्यम आय का जोन होता है, तो ये मध्यम कर लो इसकी जगह पर आप। ये यहाँ पर बाई मिस्टेक लिखा गया, बाकी मैंने आगे जब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे वहां पर मैंने बिल्कुल करेक्ट लिख रखा है, तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप इसको यहाँ पर भी ठीक कर लो कि यहाँ पर मध्यम आएगा, क्या आएगा, मध्यम आएगा। ठीक है, तो एक बार ये बताओ यहां तक का आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम आगे बढ़े, अदरवाइज एक बार मैं दोबारा समझाऊं। और ये जो छोड़ने का क्षेत्र है इसको छोड़ने का क्षेत्र लिख दो, जिसको हम त्यागने का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आपको सही ढंग से ध्यान रखनी है और इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लो। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, और जो ये पांचवा वलय है, इस पांचवे वलय को किस नाम से जाना जाता है, अभिगमकर्ताओं का क्षेत्र बोल दो, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या, दैनिक आवागमन का क्षेत्र। ठीक है, अब ये दैनिक आवागमन का क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको, ये मैं आपको आगे अच्छे से समझा दूंगा कि इसको हम दैनिक आवागमन का क्षेत्र क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। ये पांचों के पांचों जो क्षेत्र हैं, जो पांचों के पांचों वलय हैं जिनका ये नाम है, इसको आप अच्छे से यहीं पर रट लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है इन वलयों में, इनको ये क्रम से जचवा लेता है, तो आपको इनको सीरियल वाइज याद करना है कि पहला वलय किसका है, किस नाम से जाना जाता है, दूसरे वाले वलय को हम किस नाम से जानते हैं, तीसरे वाले वलय को हम किस नाम से जानते हैं, चौथे वाले वलय को हम किस नाम से जानते हैं, और पांचवें वाले वलय को हम किस नाम से जानते हैं। इसको आप एक सीरियल या सीक्वेंस के तरीके से याद कर लो। ठीक है, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं एक एक वलय को, और बहुत अच्छे से आपके जो भी डाउट है उन सभी को हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सीबीडी के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हम सीबीडी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इसका फुल फॉर्म होता है सीबीडी का। सीबीडी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग था वो सीसी कोल्बी मोते ने किया था।
किसने किया था? सीसीबी कोल्बी ने किया था। तो यहाँ पर एक आपको नया कुछ सीखने को मिला कि सीबीडी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सीबीडी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सीसीबी कोल्बी ने किया। सीबीडी नगर का केंद्र होता है। ठीक है, जो सीबीडी है वो क्या होता है? नगर का केंद्र होता है। अधिकांश भाग इसका गैर रिहायशी क्षेत्र होता है जहां पर प्रकार्यात्मक गहनता होती है। जो सीबीडी होता है ना, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, जो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है, इसको हिंदी में केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ पर ऑलमोस्ट व्यापारिक गतिविधियां होती है, यहाँ पर मार्केट होता है, इसलिए ये रिहायशी क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर लोग रहते नहीं है, रहने वालों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। बाकी जो प्रकार्यात्मक गहनता है वो यहाँ पर सर्वाधिक होती है। खुदरा व थोक सभी तरह के यहाँ पर काम होते हैं। खुदरा और थोक, थोक का मतलब होता है होलसेल की यहाँ पर दुकानें होती है जहाँ पर होलसेल के तरीके से काम किया जाता है। यह शहर का नाभिकीय बिंदु है जहां चारों ओर से सड़कें आकर मिलती हैं। ठीक है, तो यह शहर का नाभिकीय बिंदु होता है जहां चारों ओर से सड़कें आकर मिलती हैं। भाई मार्केट होता है, मेन मार्केट होता है ये सीबीडी, तो यहाँ पर चारों तरफ से सड़कें आकर मिलती हैं। ठीक है, और चारों तरफ से यहाँ से सड़कें जाती हैं, मतलब यहाँ की जो कनेक्टिविटी होती है वो बाहर के क्षेत्र के साथ बहुत ही शानदार वाली होती है। गगनचुंबी इमारतें हैं, दुकानें, होटल, ऑफिस, थिएटर, व्यापारिक प्रतिष्ठान व फैक्ट्रीज यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जो सीबीडी है ना, सीबीडी क्या होता है? देखो इसको रटो मत, आप समझो। भाई आप अपने खुद के एरिया में देखो, आपका जो कस्बा है उसका जो मेन मार्केट है ना उसको देखो आप। आपका जो मेन मार्केट है वहां पर रहने वालों की संख्या बहुत कम है। वहां पर आपको होलसेल की दुकानें देखने को मिलेंगी, जिसको हम ऑलमोस्ट पुराना बाजार कह देते हैं। वहां पर आपको होलसेल की दुकानें देखने को मिलेंगी, फैक्ट्रियां देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े ऑफिस देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेंगी, थिएटर देखने को मिलेंगे, मतलब ऑल फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल मिलेंगी आपको। हल्के विनिर्माण उद्योग इसके समीपवर्ती बाह्य भाग में होते हैं। देखो ये सीबीडी है। अब सीडीबीडी का जो बाह्य भाग है ना, यहाँ पर हल्के विनिर्माण उद्योग देखने को मिलेंगे। हल्के विनिर्माण का मतलब है यहाँ पर आपको ऐसे इंडस्ट्रियां देखने को मिलेंगी जिनका मतलब जो पुर्जे हैं वो कहीं और से तैयार किए जा रहे हैं और उनको लाकर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने का काम किया जा रहा है। या फिर ऐसे इंडस्ट्री जिनमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिनमें बहुत ज्यादा कच्चे माल की जरूरत नहीं है, जहां पर थोड़ा बहुत कच्चा माल चाहिए, थोड़ा बहुत लोग चाहिए, जिनको कुटीर उद्योग कहते हैं, वो इस एरिया के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, मतलब दूसरी पेटी में हमें देखने को मिलते हैं। भूमि मूल्य सबसे ज्यादा होता है, ये तो जायज सी बात है, कॉमन सेंस वाली है कि जो सीबीडी है वहां पर सबसे ज्यादा हमें रेट देखने को मिलती है। भूमि का बहुत ही सघन तरीके से यहाँ पर उपयोग होता है। दिन में पैदल चलने वालों का सर्वाधिक संख्या सीबीडी में मिलती है। भाई पैदल चलने वालों की संख्या भी, क्योंकि ये जो मार्केट होते हैं यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि यहाँ पर यदि आप फोर व्हीलर लेकर निकल गए ना तो प्यारे साथियों आप ट्रैफिक में फंसे ही जाओगे। तो क्या करते हैं, पार्किंग की फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होती। सुविधाएं सारी यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा जनसंख्या रहती है, इतना ज्यादा भीड़ रहता है कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं जैसे पार्किंग की व्यवस्था है वो भी सुटेबल तरीके से नहीं मिलती। यहाँ पर जो आपको यदि ट्रैफिक का ज्यादा चांस रहता है, पैदल चलने वालों लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में सीबीडी को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम शिकागो की बात करें तो शिकागो में सीबीडी को लोप कहते हैं, LOOP कहते हैं। न्यूयॉर्क में सीबीडी को अप टाउन डाउन टाउन कहते हैं, मतलब रिहायशी क्षेत्र या केंद्राभिमुख क्षेत्र कहते हैं। पीटर्सबर्ग में इसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सीबीडी है उसको पीटर्सबर्ग में गोल्डन टेम्पल बोला जाता है, न्यूयॉर्क में इसको अपटाउन डाउनटाउन कहा जाता है और शिकागो में इसको लूप कहा जाता है। सीबीडी के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो नगर का हृदय होता है, इसको हम हार्ट ऑफ सिटी बोलते हैं।
ठीक है, इसको हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है सीबीडी को। तो ये भी आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम दूसरे वाले पर आते हैं जिसको हम संक्रमण पेटी बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। अब ये ट्रांजिशन जोन क्या है, ये संक्रमण पेटी क्या है, इसको अब अच्छे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रांजिशन जोन क्या है, ठीक है, या फिर ये जो संक्रमण पेटी है इसको हम संक्रमण पेटी क्यों कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है सिंह, एक एक पहले मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर मैं रीजन भी बताऊंगा कि इसको हम संक्रमण पेटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन चुका है। देखो सबसे पहले ये हमारा सीबीडी है। सीबीडी के जो बाहर का क्षेत्र है, जो सीबीडी के बाहर का जो वलय है, जिसको हम दूसरे नंबर का वलय कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। अब इसको संक्रमण क्षेत्र क्यों कहते हैं, इसके पीछे जो रीजन है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। निम्न आय वर्गीय श्रमिकों का क्षेत्र होता है, जो दूसरा वलय होता है ना, जिसको हम संक्रमण पेटी बोल रहे हैं, ये किसका वलय होता है, इसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग रहते हैं जिनका जो इनकम है तो वो बहुत ही कम होता है। मतलब निम्न आय वर्ग के लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रहते हैं। सीबीडी के चारों ओर की वलय में जिसमें निम्न आय वर्ग के लोग और मजदूर रहते हैं। अब जो सीबीडी है, सीबीडी में क्या है, सबसे ज्यादा मार्केट है, ठीक है। तो सीबीडी के जो निकटवर्ती वलय है जिसमें निम्न आय वर्ग के श्रमिक लोग रहते हैं, जिसमें मजदूर रहते हैं, ठीक है, मतलब ओवरऑल कार्यशील जनसंख्या रहती है, श्रमिक वर्ग रहता है जो मजदूरी करते हैं, मतलब दिहाड़ी वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर बहु आवासीय केंद्र और भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है। ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर आपको सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। एक ही रूम में 5-5, 10-10 लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा तो है नहीं कि फुल फैसिलिटी चाहिए, इनकम सोर्स बहुत ही कम होता है, उनकी आय बहुत कम होती है, ठीक है, और उनको केवल रात को सोना होता है, क्योंकि दिन में वो बाहर होटल में काम, कहीं पर भी जो फैक्ट्री वगैरह उसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही रूम में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, बस उनको सोने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। बहुअधिकृत पेटी है जिसमें सबसे पहले प्रवासी लोग आकर बसते हैं, ठीक है भाई, लोग बाहर से आएंगे काम करने के लिए तो सबसे पहले इसी एरिया में आकर बसेंगे, और फिर इसके जो आसपास का क्षेत्र है, जो सीबीडी है, जो नगरीय क्षेत्र है, उसमें वो काम कर लेंगे। इसमें हल्के विनिर्माण उद्योग होते हैं, इसमें जर्जर अवस्था वाले मकान होते हैं, प्रतिष्ठा में कमी होती है। और जो ये वाला एरिया है इसमें क्या होते हैं, बहुत पुराने टाइप के मकान होते हैं, इसके अलावा हल्के विनिर्माण उद्योग होते हैं, और इस एरिया की जो प्रतिष्ठा है वो भी बहुत शानदार वाली नहीं होती। यहाँ पर छोड़े हुए बेकार मकान व भवन होते हैं, इसे जोन ऑफ डेसिक भी कहा जाता है, ठीक है, त्यागने का क्षेत्र भी कहते हैं हम इसको। तो इसको ध्यान रखना, जोन ऑफ डिस्कार्ड बोल दो या जोन ऑफ डेसी बोल दो, वो हम दूसरे वाले वाले को ही बोलते हैं, मतलब संक्रमण पेटी को ही बोलते हैं। तो जो संक्रमण पेटी है उसको हम जोन ऑफ डिस्कार्ड या जोन ऑफ डेसी बोलते हैं। सम्मिलन का क्षेत्र जोन ऑफ एसिमिलेशन का क्षेत्र भी कहते हैं इसको हम। अब देखो यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि जो ये वाला एरिया है इसको हम, जो ये वाला एरिया है इसको हम संक्रमण का क्षेत्र क्यों कह रहे हैं, ये मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जो संक्रमण का इसको क्षेत्र इसलिए कहते हैं, जैसे यहां पर क्या होता है भाई, ये तो सीबीडी है, ठीक है, इसके बाद ये दूसरा वलय है, और इसके बाद ये हुआ तीसरा वलय। अब इसमें सीन क्या होता है, इसको संक्रमण का क्षेत्र क्यों कहते हैं, सीबीडी है जो अपना विस्तार करना चाहता है बाहर की ओर, और जो तीसरे वलय के लोग हैं वो जाना चाहते हैं अंदर की ओर, ठीक है, जो तीसरे वलय के लोग हैं वो अंदर की ओर, मतलब नगर की ओर जाना चाहते हैं। तीसरे वलय है जो अपना मार्केट की ओर विस्तार करना चाहता है, वहीं जो सीबीडी वाला एरिया है वो अपना बाहर की ओर विस्तार करना चाहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस दूसरे वाले वलय का क्या होता रहता है, संक्रमण होता रहता है। दूसरे वाले वलय के ऊपर तीसरे वाले वलयों का भी अधिकार होता रहता है, और
पहले वाले वैल्यू का भी अधिकार होता रहता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम संक्रमण की पेटी कहते हैं, ठीक है, जोन ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, जहां मजदूर आवास के साथ साथ वाणिज्यिक सुविधाओं का भी विस्तार होता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अर्थात पुराने जर्जर आवासीय क्षेत्र होते हैं, इन्हें दोबारा ठीक करके होटल या ऑफिस का विकास किया जाता है। देखो इसका मैं एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ आपको जयपुर का। जयपुर में इस वलय को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई किया गया है। जयपुर का जो पुराना मार्केट है वो है छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़, ठीक है। आप कभी हवा महल देखने के लिए आओगे ना, हवा महल या जंतर मंतर, तो हवा महल और जंतर मंतर वाला जो एरिया है वो जयपुर का सबसे पुराना मार्केट है, ठीक है। तो वो सीबीडी के रूप में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जयपुर का सबसे बड़ा मार्केट है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा होलसेल की दुकानें हैं। अब इसके जो निकटवर्ती क्षेत्र है वो दूसरा वाला वलय है, जहां पर मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, जो सामान्यतः नगर के इस सीबीडी वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। बिल्कुल पुराने पुराने मकान होते हैं, उन पुराने मकानों को सुधरवा कर उनमें ऑफिस बना लिया जाता है, ठीक है। उन्हीं मकानों में दुकानें खोल ली जाती हैं। खैर रहने के लिए कोई नहीं रहता यहाँ पर, इतने पुराने मकान रहते हैं वो, ठीक है। आपको कहें ना कि यार आप इनमें रह लो, तो आप खुद नहीं रहोगे। बिल्कुल सुनसान मकान है, उन मकानों में भी यहाँ पर दुकानें चलती रहती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पुराने जर्जर ये हो गया, इसी कारण इस क्षेत्र को हम जोन ऑफ इम्पावरमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इम्पावरमेंट का जोन भी कहते हैं, केवल इसी वजह से जैसे जैसे शहर का विकास होता है वाणिज्यिक गतिविधियां इस क्षेत्र में अतिक्रमण करने लगती हैं। उसके बाद हम तीसरे वाले जोन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम वर्किंग क्लास जोन बोलते हैं, ठीक है। मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर संयुक्त परिवार जैसी विशेषता देखने को मिलती है। यह दूसरी पीढ़ी के आप्रवासियों का क्षेत्र होता है। जो दूसरी पीढ़ी के आप्रवासी हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र होता है। रिहायशी क्षेत्र है जहाँ मकान व गलियां बनी हुई होती हैं। मकानों की सघनता बहुत ही ज्यादा होती है। छोटे छोटे गंदे पार्क रहते हैं यहाँ पर। सघन जनसंख्या देखने को मिलती है, जो जनसंख्या वो बहुत ही ज्यादा होती है यहाँ पर। और बाल वर्ग का सबसे ज्यादा उच्च अनुपात देखने को मिलता है। अब जो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको समझना है सीबीडी फर्स्ट को और सीबीडी सेकंड को, सॉरी सीबीडी को और वलय सेकंड को, जो संक्रमण पेटी है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं वलय नंबर 4, जिसको हम उच्च आय वर्गीय आवासीय क्षेत्र बोलते हैं। ये श्रेष्ठ रिहायशी लोगों का क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं उनके मकान रहते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस है उनके मकान रहते हैं। यहाँ पर हमें एकल परिवार सिंगल फैमिली का सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर एकल परिवार की प्रथा चलती है, लोग अकेले अकेले अपने मकानों में रहते हैं, ठीक है। भारी आप्रवासियों का क्षेत्र होता है, यहाँ पर बाहर से आप्रवासी आते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पार्क होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी सुविधाएं देखने को मिलती है। मनोरंजन के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको संस्थानें देखने को मिलेंगी। सड़कों पर बहुत बड़े बड़े मकान देखने को मिलेंगे। आवासों की बहुत ही शानदार तरीके से विरलता मिलेगी, बहुत ऐसे बिल्कुल सघनता के साथ मकान नहीं देखने को मिलेंगे। जनसंख्या भी बहुत ही कम रहती है, बहुत ज्यादा नहीं रहती। नगर का भारी सीमा पर स्थित होता है, यहाँ पर आपको यार्ड गार्डन जैसी फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। इस पेटी में उच्च आय व मध्यम वर्गीय जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, ठीक है, या फिर भी कोई भी जैसे इंडस्ट्री वाले लोग, ये सभी के सभी अपना मकान बनाकर रहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अभिगमन क्षेत्र, जिसको हम कम्यूटर्स जोन बोलते हैं। अब ये कम्यूटर्स जोन क्या होता है, अभिगमन क्षेत्र क्या होता है, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले यही समझो आप, ये नगर की भारी पेटी होती है, नगर का सबसे बाहर का वलय होता है ये, ठीक है, ये वाला होता है पांचवा, ठीक है। तो नगर का सबसे बाहर का वलय सबसे बाहर की पेटी है, जहां आसपास के अन्य उपनगरों और अनुशंसी नगरों के से अभिगमन के माध्यम से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये जो बाहर का वलय है ये आसपास के उपनगरों के माध्यम से या अनुशंसी नगरों के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। यह शहर का सबसे भारी क्षेत्र है जहां पर ग्रामीण नगरीय सुविधाएं देखने को मिलती है। जो ये पांचवा वलय वो ऐसा वलय होता है नगर का जहां पर आपको ग्रामीण और शहरी दोनों सुविधाएं देखने को मिलती है, मतलब ग्रामीण और शहरी सुविधाओं का संक्रमित क्षेत्र है ये, जहां पर उपनगरीय क्षेत्रों का विकास हो जाता है। लोग प्रतिदिन यहाँ से सीबीडी में कार्य करने के लिए जाते रहते हैं, ठीक है। जो पांचवा वलय है यहाँ पर क्या करते हैं, लोग रेगुलर सीबीडी में काम करने के लिए यहाँ से आते जाते रहते हैं। यह क्षेत्र नगर के सर्वाधिक समृद्ध लोगों के आवास, हरित पेटी, खुला क्षेत्र, तीव्र यातायात सुविधाएं आदि विशेषताओं से युक्त होता है। जो ये क्षेत्र है ना, ये बहुत ही बेस्ट फैसिलिटी वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसे मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में जो जगतपुर है, वैशाली नगर है, ये फुल फैसिलिटी वाली सिटी बनते जा रहे हैं, ठीक है। जो पांचवे वलय में आ रहे हैं जहां पर आपको गांव की और शहरों की दोनों फैसिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ ग्रामीण व्यापारिक और नगरीय व्यापारिक व्यवसायिक समझौते बिजनेस डील होती है। जो पांचवा क्षेत्र यहाँ पर ज्यादातर बिजनेस डील होती है। इस पेटी को सेना नगर बोलते हैं, सेना नगर बोलते हैं। अब इसको सेना नगर क्यों कहते हैं, बेडरूम टाउन बोलते हैं। जो पांचवा वलय है ना, इसको बेडरूम टाउन बोलते हैं, सेनागार नगर बोलते हैं। अब इसको सेनागार नगर क्यों कहते हैं, इसको बेडरूम टाउन क्यों कहते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, इसको बेडरूम टाउन या सेनागार नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, इनका सीबीडी में क्या होता है, बिजनेस होता है। इनकी सीबीडी में दुकानें होती हैं, ठीक है, सीबीडी में इनका बिजनेस होता है, मतलब पहले वाले में इनका बिजनेस होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सुबह एट अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और वहां पर अपने जो सीबीडी वाला विलेज, जो मेन बाजार, नगर का जो बाजार है, उसमें वो अपने बिजनेस को संभालने के लिए, काम करने के लिए चले जाते हैं। शाम को 9-10 बजे लेट फ्री होकर ये वापस अपने घर पर लौटते हैं, फिर सोते हैं, फिर सुबह जल्दी सीबीडी में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर सोते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ओवरऑल जो ये लोग यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इस वाले एरिया में केवल सोने का काम कर रहे हैं, बाकी वो अपना जो काम है वो कहाँ पर कर रहे हैं, सीबीडी में कर रहे हैं। इसलिए इसको हम सेनागार नगर कहते हैं, बेडरूम टाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम बेडरूम टाउन क्यों कहते हैं। यह अत्यधिक परिवर्तनशील क्षेत्र होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ये 5 के 5 वलय, इनको याद कर लो क्रम से, ठीक है। ये सीबीडी हो गया, ये दूसरा वाला वलय हो गया, ठीक है, ये तीसरा वाला वलय हो गया, ये चौथा वलय हो गया और ये पांचवा वलय हो गया। बर्गस के अनुसार सेकेंडरी वलयाकार मॉडल की रचना मार्गी व अन्य कारक द्वारा बदल सकती है। बर्गस का मॉडल छोटी बस्तियों पर लागू होता है जिनका एक ही केंद्र होता है, ठीक है। बर्गस का जो मॉडल वो छोटी बस्तियों के ऊपर लागू होता है जहां पर सामान्यतः केवल एक ही केंद्र है, मतलब जहां पर केवल एक ही सीबीडी है। बर्गस के अनुसार केंद्र में सीबीडी में वाणिज्यिक क्रियाकलाप होते हैं। बर्गस महोदय ने बताया कि जो सीबीडी होता है ना, उसमें वाणिज्यिक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है। उसके बाद आवासीय उपयोग के लिए वलय सेकंड, वलय थर्ड और वलय फोर्थ का उपयोग किया जाता है। जो आवासीय उपयोग है उसके लिए हम सेक्टर, जो उसको क्या बोलते हैं ना, अभी मैंने बोल रहा था ना, वलय पेटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। तो जो पेटी नंबर 2, पेटी नंबर 3 और पेटी नंबर 4 है, पेटी नंबर 2, पेटी नंबर 3 और पेटी नंबर जो 4 है, वहां पर हमें आवासीय क्षेत्र देखने को मिलता है। पेटी नंबर 2 में हल्के विनिर्माण के उद्योग देखने को मिलते हैं। पेटी नंबर 2 में जो दूसरा वलय है उसमें हमें हल्का विनिर्माण, वाणिज्यिक और आवासीय तीनों तरीके के भूमि उपयोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरे वलय में हल्के विनिर्माण, वाणिज्यिक और आवास तीनों भूमि उपयोग देखने को मिलते हैं। दूसरे वलय को संक्रमण पेटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पेटी का पहले व तीसरे वलय द्वारा अधिग्रहण किया जाता है। पहला वलय भारत की ओर अपना विस्तार करना चाहता है,
वहीं तीसरा वाला जो वलय है वो अपना अंदर की ओर मतलब मार्केट की ओर विस्तार करना चाहता है। सेकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत के उदाहरण के रूप में ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड बंदरगाह नगर इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो एडिलेड बंदरगाह है ना, वो इस वाले मॉडल का एक सबसे प्यारा सा सबसे लेटेस्ट क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज एक बार सभी के सभी जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ताकि हम अपनी इस क्लास की सीरीज को आगे की ओर कंटिन्यू कर सकें। तो प्लीज जल्दी जल्दी सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। आगे डिस्कस कर दूसरे वाले वलय के बारे में जिसको हम यहां पर बोल रहे हैं। प्लीज एक मिनट वेट करो। होमर होयट का जो सिद्धांत है, जो सेक्टोरल मॉडल है, उसको अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं यहां पर होमर होयट का जो सेक्टर मॉडल है उसके बारे में। जो सेक्टोरल मॉडल है, जो खंड सिद्धांत है, उसको यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। सेक्टोरल मॉडल की जो शुरुआत है वो किसने की थी? होमर होयट ने की थी। कब की थी? 1939 में की थी। होमर होयट का ये जो सेक्टोरल मॉडल है वो अमेरिका के 142 नगरों के अध्ययन के ऊपर आधारित है। यह सिद्धांत सेकेंद्रीय वलय सिद्धांत की अपेक्षा रिहायशी क्षेत्रों की बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या करता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है, जो सेक्टोरल मॉडल है, वो रिहायशी क्षेत्रों की बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है? व्याख्या करता है। अब इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जिनको हम अच्छे से याद कर लेते हैं समझते हुए। उच्च कोटि के आवास प्राय भारी नए राजमार्गों के निकट स्थापित होते हैं। जो उच्च कोटि के आवास हैं, जो उच्च कोटि के आवास हैं, वो बाहर के जो नए राजमार्ग है उनके पास हमें स्थापित होते दिखते हैं। ठीक है, उच्च कोटि के आवास प्राय भारी नए राजमार्गों के निकट स्थापित होते हैं। उच्च वर्ग के आवास उच्च भूमि पर बनते हैं जहां बाढ़ का खतरा नहीं होता है। जो उच्च वर्ग के आवास हैं, जो हाई प्रोफाइल फैमिली के जो मकान हैं, जिनके पास बहुत जबरदस्त तरीके से रूप है, वो अपने मकान कहां पर बनाते हैं? वो उन सोसाइटियों में बनाते हैं जो अभी डेवलपिंग की स्थिति में, जो आगे बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी ग्रोथ करने वाली है, जहां पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। मानव खरीदारी हमेशा अपने निकटतम क्षेत्र से होता है। मानव है ना, जो खरीदारी अपने सबसे जो निकटतम का एरिया ना, वहां से करना पसंद करता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र परिवहन मार्गों के निकट भारी भागों में स्थापित होते हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र है ना,
वो परिवहन मार्गों के निकट भारी भागों में स्थापित होते हैं। ये भी आपको बहुत ही सही ढंग से ध्यान में रखना है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, होयट के अनुसार नगर एक वृत्त के रूप में होता है जो कई खंडों में बटा होता है। होमर होयट ने बताया कि जो नगर है ना, होमर होयट ने बताया कि जो नगर है वो एक वृत्त के रूप में होता है जो कई खंडों में बटा हुआ होता है। नगर का विकास यातायात मार्गों के सहारे होता है, अर्थात परिवहन मार्ग नगरीय विकास के मुख्य क्षेत्र हैं। परिवहन मार्गों के सहारे वाणिज्यिक सुविधाएं केंद्र से बाहर की ओर फैलती हैं। इन्हीं मार्गों के सहारे पट्टियों में विभिन्न आवासीय क्षेत्र विकसित होते हैं। ठीक है, ये मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को आपको बहुत सही ढंग से ध्यान में रखना है। नगर का विस्तार अब केंद्रीय बलों से बाहर की ओर होता है। ठीक है, जो नगरों का विस्तार है वो अब केंद्रीय बलों से, मतलब नगर का जो केंद्र है उससे बाहर की ओर होता है। अब केंद्रीय विकास मुख्यतः 3 रूपों में होता है, जिसमें सबसे पहला रूप क्या है? सबसे पहला रूप होता है ध्रुवीय विकास, जिसको हम एरिकल ग्रोथ बोलते हैं। नगर का विकास राजमार्गों के सहारे होता है, इसलिए नगर का आकार तारा रूप में हो जाता है। जो ध्रुवीय विकास है इसमें बताया कि जो नगरों का विकास है ना वो राजमार्गों के सहारे होता है, जो राजमार्ग है ना उनके सारे नगरों का विकास होता है, इसलिए जो नगर का आकार है वो तारे के आकार का हो जाता है, स्टार शेप हो जाता है। एकाकी बस्तियां, नगरीय सीमा के बाहर की ओर औद्योगिक कारखानों के चारों ओर बसाव। ठीक है, नगरीय सीमा में क्या होता है? नगरीय सीमा के बाहर की ओर औद्योगिक कारखानों के चारों ओर बसाव। एकाकी बस्तियों का मिलाप, जनसंख्या बढ़ने से छोटी बस्तियां आपस में मिल जाती हैं। एकाकी बस्तियों का मिलाप का मतलब है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो वैसे ही क्या होती है, जो छोटी बस्तियां वो आपस में मिल जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको तीनों के बारे में ध्यान रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रकार का भूमि उपयोग नगर के केंद्र में मिलने के साथ साथ नगर के भारी भागों में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार इस मॉडल की विशेषता यह है कि नगर का विकास परिवहन मार्गों के सारे होता है। जो नगर का विकास है वो परिवहन मार्ग के निकट निकट होता है, परिवहन मार्ग के सारे होता है। और अब हम इस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर टोटल ये डायग्राम है, एक बार मैं आपको पांचों के पांचों वैल्यू के बारे में बता देता हूं कि होमर होयट मॉडल ने नगर अपना जो सिद्धांत है, खंड सिद्धांत, इसमें नगर को कौन कौन से 5 खंडों में विभाजित किया है। इन्होंने बताया कि जो एक तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, दूसरा नंबर क्या होता है थोक पैमाने के हल्के विनिर्माण उद्योग, तीसरा आता है निम्न आय वर्गीय रिहायशी क्षेत्र, चौथा आ जाता है मध्यम आय वर्गीय रिहायशी क्षेत्र, और पांचवा आता है उच्च आय वर्गीय रिहायशी क्षेत्र। तो होमर होयट के अनुसार नगर के कुल 5 खंड होते हैं। पहला केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है, दूसरा थोक पैमाने के हल्के विनिर्माण उद्योग होता है, तीसरा निम्न आय वर्गीय रिहायशी क्षेत्र होता है, चौथा मध्यम आय वर्गीय रिहायशी क्षेत्र होता है, और पांचवा उच्च आय वर्गीय रिहायशी क्षेत्र होता है। अब इसको आप इस डायग्राम से समझ लो, इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करना है। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को मैं समझा देता हूं, यहां से क्वेश्चन बनता है डायग्राम से भी। देखो जो पहला नंबर का है ना इसको तो हम क्या कहेंगे, सीबीडी कहेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर का है, पहला नंबर का क्या सीबीडी है। ठीक है, दूसरा नंबर का ये वाला, ये वाला, ये दो दूसरे नंबर के हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे, हल्के विनिर्माण उद्योग कहेंगे। उसके बाद 3 नंबर का ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, निम्न वर्ग आवासीय क्षेत्र बोलेंगे। उसके बाद 4 नंबर का ये वाला क्षेत्र, इसको हम क्या कहेंगे, मध्यम वर्ग आवासीय क्षेत्र बोलेंगे। और उसके बाद 5 नंबर का जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों, उच्च वर्ग का आवासीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको सही ढंग से ध्यान में रख लेना है। ये डायग्राम, इस डायग्राम से एज इट इज क्वेश्चन बन जाते हैं, ये बात आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्लास में 2 मॉडलों को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, और पूरे चांस है कि इन 2 मॉडलों से आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं हम कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ। कुंजन गुप्ता बोलिए 2 क्लास कब से चलेंगी? 2 क्लासें ये समझो, एक मिनट, दो क्लासें मंगलवार से स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर। ठीक है, ज्योग्राफी की 2 क्लासें मंगलवार से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं हम कल वाली क्लास में मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ। हाँ, बुक आ गई जय कुमार, आपने नहीं लिया क्या? बुक व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजो। ज्योग्राफी की बुक है यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें 2010 से लेकर अब तक के सभी पेपर है चैप्टर वाइज तरीके से। अभी तक नहीं लिया तो प्लीज ले लो वो बुक, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के लिए किताब तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।